हेलो एवरीवन। एनडीए 2023 और एनडीए 2023 का सेकंड पेपर है, उसमें जीएटी के पेपर की रणनीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको जीएटी में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो क्या है बेसिक सी चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना वो रिजल्ट लाता है, न कि हार्ड वर्क करते रहो। अगर सही गाइडेंस एंड सही डायरेक्शन नहीं है, आप कैसा भी पेपर हो वो हिट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम आज इस वीडियो में जीएटी के यानी कि पेपर सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा टारगेट रहेगा 400 प्लस आउट ऑफ 600। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 600 मार्क्स में से 400 मार्क्स अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आने वाले हैं। तो आइए समझते हैं बेसिक सी चीज़ें। अगर आपका सपना है एनडीए 2023 को क्रैक करना तो ये वीडियो आपके लिए जीएटी पेपर जो कि 600 मार्क्स का होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो पहले आइडिया ले लेते हैं। जीएटी के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि बेसिकली पूछा कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीएटी का पैटर्न जैसा कि आपको पता होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा, मैथ या जीएटी। मैथ का पेपर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या जीएटी पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि सर हम क्या मैथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या हमारा मैथ सही नहीं है तो क्या हम एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्या जीएटी में हमारा जीके सही नहीं है तो क्या हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस पॉइंट पर हम बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या मैथ ही पढ़ना चाहिए, क्या जीएटी पढ़ना चाहिए, क्या दोनों पढ़ने चाहिए, तो किस पर मेन फोकस होना चाहिए, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। क्या पढ़ें क्या छोड़ें। देखो किसी भी पेपर में सबसे पहले सिलेबस बहुत वास्ट होता है, आप भी देख पा रहे होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि हमको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पहले क्या कवर करना है और क्या चीज़ हमको पढ़नी है और क्या चीज़ हमको स्किप करके जानी है। क्योंकि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। अदरवाइज कितना भी मेहनत करते जाइए, अगर स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ रहे तो डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्मार्ट स्टडी के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में जिसमें 400 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 600 मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो जीएटी में 400 मार्क्स आपके डेफिनेटली आएंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कौन सी बुक्स हैं हमको जो पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक्स का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप एक सही बुक्स नहीं पकड़ रहे, आप सही बुक्स को नहीं फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कितना भी पढ़ते चले जाइए आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। सिक्स जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस यानी कि स्ट्रेटेजी टू गेट जस्ट क्वालिफाई, यानी कि आपको जस्ट क्वालिफाई करने की पोजीशन में, स्थिति में आपको क्या करना होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन सी बुक्स फॉलो करने पड़ेगा, और AIR फर्स्ट अगर जहाँ तक आ सकती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और आपको तो इसके बीच में ही रहना है ना, जस्ट क्वालिफाई एंड AIR 1 के बीच में, क्योंकि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी अगर आप शिद्दत से फॉलो करते हो तो AIR 1 लाने में भी कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर। तो सारे पॉइंट्स को हम बारीकी से कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक पैटर्न पर थोड़ी सी नज़र मारते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में चीज़ सेट होनी चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा पैटर्न है, किस तरीके से फॉलो हो रहा है और कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है और कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। क्योंकि अगर आपको जो पैटर्न होता है उसको पेपर का, उसको अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पैटर्न, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना मुश्किल ही है डेफिनेटली। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो पेपर होते हैं एनडीए के रिटन में। रिटन कितने का होता है, 900 मार्क्स का होता है। दो पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है मैथ्स का और सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि जीएटी। दोनों सेम डेज होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं और थोड़ा सा गैप दिया जाता है। ठीक है। तो पेपर पहला मैथमेटिक्स का है, 300 मार्क्स का है। कितने का, 300 मार्क्स का एंड 120 क्वेश्चंस आएंगे।
2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहता है एंड आपको 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे में सॉल्व करना होता है। पेपर का जो लेवल देखा जाएगा काफ़ी अच्छा होता है और ठीक ठाक लेवल का होता है। उसमें अगर देखोगे तो 120 मार्क्स में से 40 क्वेश्चंस के अराउंड बिल्कुल सिंपल आते हैं एंड 40 to 50 क्वेश्चंस मॉडरेट आते हैं एंड 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपके थोड़ा सा लेवल अच्छा रहता है। आप अच्छी तरीके से डेडिकेशन से आपने स्टडी की होगी तो आप उनको क्रैक कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो पहला पेपर माइंड में सेट कर लीजिए, मैथ का 300 मार्क्स का 2.5 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है, सबको पता है, लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उस चीज़ को समझना पहले। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट आप समझ लीजिए, जीएटी में पार्ट पहला एंड पार्ट सेकंड, इन पार्ट को छोड़ो, बस इतना समझ लीजिए। पेपर सेकंड में 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं। पहला रहेगा इंग्लिश, दूसरा रहेगा आपका साइंस, एंड तीसरा रहेगा आपका जीके। तीनों पेपर इंग्लिश, साइंस एंड जीके तीनों का इक्वल वेटेज होने वाला है, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स एंड 200 मार्क्स। यानी कि जीएटी आपका जो रहेगा वो 600 मार्क्स का रहेगा एंड 2.5 आवर में सॉल्व करना होगा, 2.5 घंटे में। इज इट क्लियर? तो इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहेंगे। सेम अगर मैं साइंस की बात करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे एंड जीएटी के सेक्शन की बात करता हूँ तो वहाँ भी 50 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा समझिए। अब मैं यहाँ पे ये कहना वाला हूँ कि बताओ मैथ इंपॉर्टेंट है या जीएटी, हम किस पर फोकस करें? तो पहली चीज़ ये समझ लो कि दोनों पेपर में से मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो है 25%। यानी कि अगर यहाँ पर निकालोगे तो 300 का निकलता है 75 मार्क्स। यानी कि अगर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको 30 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आप मैथ में आप ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हो, यानी आपका मैथ आपका स्ट्रांग नहीं है या ज़्यादा पकड़ नहीं है, कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 120 मार्क्स में से 30 क्वेश्चंस आपको करेक्टली सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि 75 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। इससे कम लाओगे तो इस जीएटी में अगर पूरे मार्क्स भी ले आओगे तो आप एनडीए क्वालिफाई नहीं करोगे। इज इट क्लियर? तो सेम दोनों पेपर के बारे में है, यानी कि यहाँ भी 25 मार्क्स एंड यहाँ भी 25 मार्क्स, यानी कि 600 का 25 होता है 150 मार्क्स। यहाँ 150 मार्क्स लाने हैं आपको 600 में से कम मैं बता रहा हूँ जस्ट क्वालिफाई करने के लिए, और यहाँ पर 300 में से 75 मार्क्स लाने हैं। तो पहले माइंड में ये सेट करिए कि आपका मैथ स्ट्रांग है या जीएटी, यानी जीएटी में साइंस एंड इंग्लिश एंड जीके। तो अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट के बेसिस पर लीजिए, यानी कि आपका अगर मैथ स्ट्रांग है तो आप इसमें मार्क्स अच्छे अटेंड करिए, 200 मार्क्स तक ले जाइए इसको, तो आपको जीएटी में कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका मैथ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इसको 75 मार्क्स से कम लाओगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो टारगेट रखिए कि 100 मार्क्स तो एटलीस्ट लाने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर फिर जीएटी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये माइंड पहले से सेट कर लीजिए कि हमको किस में स्कोर ज़्यादा करना है। एक सब्जेक्ट हो, या तो मैथ को पेपर को या जीएटी पेपर को स्कोरिंग बनाना पड़ेगा, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैथ पढ़ना चाहिए या जीएटी पढ़ना चाहिए। इज इट क्लियर? जो सेकंड सेक्शन रहने वाला है हमारे पास वो हमारा इंग्लिश, यानी कि 200 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आएगी यहाँ भी 200 मार्क्स की, एंड साइंस आएगी 200 मार्क्स की। साइंस में फिजिक्स आएगी 100 मार्क्स की। ये ध्यान रखना 25 क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, यहाँ 15 मार्क्स क्वेश्चंस रहते हैं, एंड जनरल साइंस का मतलब बायोलॉजी यहाँ पर आएगी 10 मार्क्स की। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट आएंगी, और सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग रहता है यहाँ पर रहता है फिजिक्स। तो मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से मैथ में ज़्यादा फोकस करिए, इंग्लिश पे स्कोर करिए एंड साइंस पे स्कोर करिए, आपका जीएटी यानी कि रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप जनरल नॉलेज में अच्छे हो तो यहाँ पर स्कोर करने की कोशिश करिए। तो ओवरऑल ये है कि जहाँ आप कमांड अच्छी है वहाँ पर स्कोर करने की कोशिश करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं स्कोर तो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यही है कि मैथ, इंग्लिश
एंड साइंस, इन तीनों को पकड़ के बैठ जाते हो, अगर इन तीनों पर भी फोकस करते हो तो आपका रिटन 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करंट इवेंट, अगर जीके नहीं पढ़ना चाह रहे तो करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ के जाइए और वहाँ पर आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आइए कुछ और बेसिक सी चीज़ें समझते हैं। अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहला सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश, और इंग्लिश के आपके पास 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 200 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आप पहले नेचर को समझिए, इंग्लिश पूछता किस तरीके से है। यहाँ पर 3 तरीके से इंग्लिश पूछेगा। सबसे पहला रहेगा आपका ग्रामर पोर्शन, एंड सेकंड रहेगा आपका वोकैब, यानी कि वोकैब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। थर्ड आपका पार्ट रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक पैराग्राफ दे देगा, लेकिन जनरली ये कुछ ईयर से देखा जा रहा हूँ कम पूछे जा रहे हैं, यानी या तो 1 या 2 पैराग्राफ दे के 5 to 10 मार्क्स का रहता है। अब यहाँ पर इंग्लिश में अगर देखोगे तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के रहने वाले हैं, वोकैब के आपके 25। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मेन फोकस करना चाहिए वोकैब एंड रीडिंग पर। ऐसा नहीं ग्रामर छोड़ देनी चाहिए, लेकिन कम वेटेज देना चाहिए, कम आपको टाइम लगाना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में स्कोर करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एंड रीडिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब क्या क्या है सर ग्रामर के लिए हम क्या करें? तो देखो ग्रामर के लिए अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो सबसे बेस्ट बुक मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितना रिसर्च किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो अगर नीतू सिंह की इंग्लिश की बुक आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रामबाण कह सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। शॉर्ट एंड स्वीट कहते हैं ना इसको, कम पेजेज में आपको कवर किया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा SP बख्शी ग्रामर के लिए, ठीक है। लेकिन ये आपके पास बुक्स हो गई, बुक्स के साथ साथ जो मेन फोकस करना है आपको करना है NDA CDS, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट को बहुत बारीकी से नोट करना। NDA एंड CDS के PYQ क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से विद एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर ग्रामर में 15 में से 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट एनालिसिस करना है हर एक ऑप्शंस को, ठीक है। तो बुक पे ज़्यादा एफर्ट ना लगा के, ग्रामर पर ज़्यादा एफर्ट ना लगा के, आपको अगर नीतू सिंह की बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो एंड NDA CDS पर ही रिलाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका ग्रामर में स्कोर अच्छा होने वाला है। सेकंड पोर्शन आता है वोकैब। वोकैब का बहुत अच्छा वेटेज है। इंग्लिश में अगर वोकैब नहीं किया है तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, तो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाओगे। इसके लिए बेस्ट जो बुक है अभी तक मैंने देखा है, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंशियल तरीके से, यानी बहुत अच्छे तरीके, वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती है। थोड़ा साइज पेज ज़्यादा होते हैं बट इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो वर्ड पावर मेड इजी को अगर सिस्टमेटिक करते हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत ही हर एक वर्ड को कहाँ से इसको किस तरीके से फॉर्मेशन हो सकता है, एक वर्ड से कई सारे वोकैब तैयार करना, इस तरीके से आपको ये बुक सिखा देगी। उसके बाद NDA एंड CDS के PYQ तो करने हैं, क्योंकि NDA एंड CDS दोनों UPSC कंडक्ट कराता है, और इसीलिए जो पूछने का जो पैटर्न रहता है, तरीका रहता है, दोनों का सेम रहता है। तो डेफिनेटली कई बार चांस रहते हैं कि रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो NDA CDS के PYQ आपको फोकस करने हैं। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करें? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली उसको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट नहीं है तो उसको NDA एंड CDS के जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में, उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के उनको थोड़ा सा आइडिया लेना किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया जाता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश को तो कम से कम स्कोर आपका 100 होने वाला है आउट ऑफ 200। और अगर अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आपके 160 to 170 मार्क्स तक अचीव हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है आपका, ठीक है। तो अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं हम, साइंस। देखो इसको बड़े तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि साइंस में पढ़ोगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैं रिकमेंड कर दूं। एक बुक होती है यूनिवर्सल, यानी कि एररलेस बुक आती है फिजिक्स पढ़ने के लिए,
अगर मैं उसको रिकमेंड कर दूं तो एनडीए में आपके 25 क्वेश्चंस फिजिक्स में आ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ 23 to 24 क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये तरीका स्ट्रेटेजी सही रहेगी? दो बुक्स आती है, बहुत बल्कि हो जाती है, तो फिजिक्स को मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखोगे वहाँ आपके काम की नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कह लेंगे एनडी के हिसाब से। यानी कि अगर मैं दो बुक्स में से बात करता हूँ, आपको वहाँ पर केवल और केवल 20% बुक जो होगा वही आप एनडीए के काम की है। तो क्या 20% के लिए क्या 100% बुक पढ़नी पड़ेगी आपको? ये बेवकूफ़ी होगी, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। तो देखिए मैं साइंस के लिए क्या बना हूँ। साइंस में हमारे पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। 3 पोर्शन रहेंगे हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 15 मार्क्स रहेंगे एंड बायोलॉजी के 10 मार्क्स रहेंगे। तो स्मार्ट स्टडी यही रहेगी कि आपको फिजिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आप स्कोर कर दे तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, 20 के अराउंड, ठीक है। तो अगर मैं बुक्स के बारे में बात करता हूँ, तो एक अगर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट्स है तो थ्योरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, थ्योरी के लिए प्रैक्टिस मत करना वहाँ से। एनडीए के लिए लूसेंट से प्रैक्टिस मत करना, केवल और केवल थ्योरी पढ़ने के लिए लूसेंट बुक अच्छी है। अगर आपको पीवाईक्यू करने हैं तो पीवाईक्यू के लिए एनडीए, सीडीएस एंड आईएएस। आप कह रहे होंगे सर ये आईएएस क्यों घुसेड़ दिया बीच में? देखो साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो सीडीएस एंड एनडीए काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहते हैं। आप देखोगे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। हर एक टॉपिक अगर फिजिक्स में देखोगे तो 300 to 400 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किसके? इन फिजिक्स के। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, अगर लूसेंट करने बैठोगे तो वहाँ पे 1000 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। तो ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो अगर लूसेंट की थ्योरी एंड एनडीए, सीडीएस, आईएएस के पीवाईक्यू अगर सॉल्व करते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 25 में से 23 के अराउंड आप फिजिक्स में इसको कर ले जाओगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? सेकंड चीज़, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, क्या हो? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए एक बुक आती है दिशा जनरल साइंस की। किसकी? दिशा जनरल साइंस फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस एंड इस तरीके से पीवाईक्यू के लिए आती है। अगर इसको करते हो और इसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, क्योंकि थ्योरी यहाँ से कवर करोगे एंड पीवाईक्यू फिर मैं अगेन कह रहा हूँ एनडीए, सीडीएस एंड आईएएस के करने हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, पूछने का तरीका अलग रहता है क्वेश्चंस का। कई सारे ऑप्शंस दे दिए, उसमें से मल्टीपल चॉइस पूछ लेगा कि इनमें से दो में से कौन सा सही है, 3 सही है, 2 सही है। तो इस तरीके से जो आपको फील दिला सकता है वो एनडीए, सीडीएस एंड आईएएस के क्वेश्चंस दिला सकते हैं। ज़्यादा नहीं करने, ज़्यादा नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये पीवाईक्यू करने हैं। ये 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूँगा, केमिस्ट्री के लिए अगर थ्योरी करना हो तो पाथ फाइंडर के लिए थ्योरी बहुत अच्छी है, ज़्यादा नहीं करने। 15 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस के हिसाब से कवर करना है। थ्योरी अगर पाथ फाइंडर से पढ़ के, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, उसके बाद वापस अगेन में एनडीए, सीडीएस एंड आईएएस के क्वेश्चंस पिछले साल के प्रैक्टिस करते हो विद एनालिसिस। तो यहाँ भी 15 में से 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ पर कर ले जाओगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है। अब मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ज़्यादा बुक्स में रिकमेंड कर दूँ तो आप इतना, हमारे पास टाइम नहीं है और इतनी हम पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी के लिए बात करता हूँ, 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बायोलॉजी के लिए खान सर के नोट्स आते हैं थ्योरी के लिए। ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं, 40 पेज के अराउंड आपकी पीडीएफ बैठेगी और सिस्टमेटिक पढ़ते चली जाइए। तो अगर थ्योरी पढ़नी है तो खान सर नोट्स आते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू, एनडीए, सीडीएस एंड आईएएस, अगेन ये बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तीनों के मिला के। तो या तो अलग अलग सेपरेटली बुक ले लीजिए या कंबाइंड बुक ले लीजिए। तो अब आपको पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व करने हैं सर, एक बात बताइए। एनडीए, सीडीएस के पीवाईक्यू तो सुन लीजिए। बुक्स दो आती हैं अच्छी बुक, जो आती है टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक दे रखा होता है। एक आती है अरिहंत पाथ फाइंडर के नाम से, एक आती है दिशा पब्लिकेशन। मैं रिकमेंड करूंगा इसको लीजिए, ये काफ़ी अच्छी बुक है और सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज कवरेज किया गया है। इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि इसमें 2011 तक अगर दिया होगा, 2018 तक दिया होगा, तो अगर उसके बाद पेपर होंगे तो उनको आगे पेपर ऐड कर देते हैं जो कि टॉपिक वाइज नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अरिहंत पाथ फाइंडर को पीवाईक्यू के लिए तो सॉल्व मत करिए, ठीक है।
उसके लिए दिशा पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी बुक है अगर PYQ NDA एंड CDS के करने हैं तो। और ये आपको सॉल्व करने हैं NDA का GAT निकालने के लिए, मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अरिहंत पाथफाइंडर के लिए आप थ्योरी के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। तो PYQ के लिए हमेशा दिशा ही सॉल्व करनी है, ठीक है। आगे अब मैं एक पोर्शन बता रहा हूँ जनरल नॉलेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, तो आप साइंस एंड इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करिए। जनरल नॉलेज पर केवल और केवल करंट अफेयर पढ़ के जाइए, इसको पूरे को छोड़ जाइए। अगर हो सकता है तो ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स देख लीजिए, ठीक है। उसको डिटेल में बता दूंगा कि ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं हमको, ठीक है। क्यों स्मार्ट स्टडी करोगे, अगर जीके को पढ़ने बैठ जाओगे तो यूपीएससी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो क्या सारी चीज़ पढ़नी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 200 मार्क्स के लिए सारी चीज़ पढ़ने बैठ जाओगे। 900 का रिटर्न होता है, 900 में से 200 का जीके आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीके को अपार तरीके से पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी ये होती है कि यहाँ पर ध्यान रखना, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, कुछ सालों से 2 या 3 सालों से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा 100% इनको बिल्कुल भी देखना भी मत, पॉलिटी इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को अगर पढ़ सकते हो तो अगर इंटरेस्ट है तो इसको पढ़ लीजिएगा। और ज्योग्राफी में भी इंडिया की ज्योग्राफी से थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है, तो इसको ज़्यादा फोकस करना। एंड हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, छोड़ के जाना है। स्टैटिक्स यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स कौन से ग्राउंड में हुआ था, क्या उसके बारे में डिटेल्स पढ़ना। रिवर्स एंड माउंटेन्स के बारे में, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, इस डेट्स को कौन सा डे होता है। पार्क्स, कौन सा पार्क कहाँ स्थित है, इस तरीके से। बुक्स, कौन सी बुक्स किसके द्वारा रिटन की गई है। अवार्ड एंड ऑनर्स, अगर इतना पढ़ लोगे तो ये मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लोगे। इज इट क्लियर? तो ये टॉपिक छोटा रहता है, अगर यहाँ पर 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ कवर करने वाले हो और यहाँ पर करंट इवेंट के 8 या 10 क्वेश्चन के अराउंड देखने वाले हो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 20 to 25 क्वेश्चन आप ले जाओगे, ठीक है। तो मेन फोकस मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आपको स्टैटिक पोर्शन उठाना है, ये सारे टॉपिक्स, उसके बाद करंट इवेंट्स पढ़ाना है, ये पढ़ना है। तो ये अगर ये भी डिफेंस रिलेटेड ज़्यादा पूछता है, तो ये टॉपिक पहला है। दूसरी बात ये, अगर टाइम बचता है तो ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, इनको बिल्कुल मत पढ़ना। तो ज्योग्राफी पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीके के लिए काफ़ी स्मार्ट स्टडी होने वाली है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये काफ़ी होने वाली है। तो इसको आपको इस तरीके से आप जीके कवर करोगे तो यहाँ भी बहुत अच्छे से आप ले जाओगे मार्क्स को। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है जीके में तो आप स्टैटिक करंट इवेंट को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपके 20 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 15 to 20, ठीक है। बुक्स के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो वही NDA CDS PYQ विद एनालिसिस करनी है। पाथफाइंडर, अगर पाथफाइंडर थ्योरी के लिए कवर करते तो बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखी गई है जीके के लिए, क्योंकि और बुक उठाओगे तो बहुत इररिलेवेंट सा हो जाता है। अगर पाथफाइंडर जीके के लिए पढ़ते हो और उसी के NDA CDS के PYQ प्रैक्टिस करते हो तो आपके बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर ले जाओगे सिलेबस को। अगर थ्योरी ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो आप यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, थ्योरी वहाँ से कवर कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट नहीं लगाना है जीके पे, क्योंकि जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ जीके ज़्यादातर या तो ये टॉपिक पढ़ लो या ये पढ़ लो। अगर थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है तो यहाँ और यहाँ लगा लीजिए, और यहाँ से आप अच्छे तरीके से कर ले जाओगे, ठीक है। अब एक लास्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सर एक बात बताइए हमको क्या स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे कम स्कोर की मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ जस्ट क्वालिफाई। क्या? अगर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, जस्ट क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ में 120 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। 120 यानी कि आउट ऑफ 300। अगर इंग्लिश में 100 मार्क्स ले आते हो, साइंस में 80 मार्क्स ले आते हो एंड जीके में 60 मार्क्स ले आते हो, तो आपका टोटल स्कोर होता है 360, और 360 पर आपका रिटेन क्वालिफाई हो जाएगा 100%, ठीक है। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कि अगर जस्ट क्वालिफाई करना है तो सर हमको क्या करना पड़ेगा, इतना स्कोर टारगेट करके चलिए कि सर हम इतना स्कोर करना है। मैथ में 300 में से 120, इंग्लिश में 100, तो इस तरीके से आपको स्कोर करना है। लेकिन सर हमको तो AIR 1 लाना है ना,
तो AIR 1 के लिए 300 में से अगर 180 ले आते हो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर 200 में से 120 ले आते हो तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। साइंस 200 में से अगर 100 ले आते हो बहुत अच्छा है। जीके में 200 में से अगर 80 ले आते हो तो भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास मार्क्स हो जाते हैं 480, और ये 480 मार्क्स AIR 1 लाने के लिए सफिशिएंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर आप ये बताइए, आप तो हमको AIR 1 के सपने दिखा रहे हो, सपने नहीं दिखा रहा हूँ मैं, आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ से लेके इसके बीच में स्कोर करना पड़ेगा NDA में जाने के लिए। तो आप टारगेट रखिए कि सर हमारा ये टारगेट है और ये टारगेट है, इन दोनों के बीच में इससे बाहर निकल रहे तो आप डिसमिस हो रही हैं चीज़ें आपके साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्कशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करिए अपनी तैयारी में, और आपका डेफिनेटली रिटन इस तरीके से क्वालिफाई होने वाला है। GAT का आपका इसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाला है। 400 मार्क्स डेफिनेटली आप अटेंड कर लोगे, ये मैक्सिमम स्ट्रेटेजी बताया है मैंने। 400 मार्क्स अगर GAT में ला रहे हो तो कितना अच्छा स्कोर होता है, ये ध्यान रखना, इस चीज़ को बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर 400 के बजाय आप 200 भी लेके आ रहे हो, अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाए स्ट्रेटजी, तो भी आपका रिटन तो क्वालिफाई हो रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें सारी समझ में आई होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगा, इस तरीके की वीडियो आगे चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।